हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स? इसमें टीचिंग स्किल्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग स्किल्स ये सारे ही होते हैं। ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी टीचिंग स्किल्स में आता है, क्वेश्चनिंग भी टीचिंग स्किल्स में आता है और एक्सप्लेनिंग भी टीचिंग स्किल्स में आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूजफुल फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, टीचर्स आर बॉर्न। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है। टीचर्स कैन टीच, टीचर तो पढ़ाता है, ठीक है वही पढ़ाता है, लेकिन ये नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रहा है। टीचर्स कैन टीच, टीचर पढ़ा सकता है। टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में जा रहा है कि टीचर्स के हेल्प से बच्चे अपने डिजायर लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे अपने डिजायर गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक सही पॉजिटिव वे में जा रहा है। लेक्चर मेथड कैन बी यूजफुल फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, नहीं, ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड से हर बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो। टीचर्स आर बॉर्न, ये भी नहीं है कि जो जन्म से ही शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन में कि नॉट है या नहीं है। अगर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये देखना है नॉट है या नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, फटाफट से जो सही आंसर होता है उसी पे टिक कर लेते हैं और वो यहाँ के नॉट की वजह से वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट पे मेन फोकस करना है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड से तर्क डेवलप होता है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, लेक्चर मेथड से नॉलेज डेवलप होता है। सही बात है, लेक्चर मेथड से तो नॉलेज डेवलप होता है। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, लेक्चर मेथड वन वे प्रोसेस है, ये भी सही है कि लेक्चर मेथड क्या करते हैं, हम वन वे प्रोसेस करते हैं। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ तो ये वन वे प्रोसेस कर रही हूँ, आपको समझ में आप तक बात जा पहुंच रही है और आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये वन वे प्रोसेस है। लेक्चर मेथड स्टूडेंट आर पैसिव, लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट होते हैं पैसिव होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि में स्टूडेंट आर पैसिव, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट क्या है, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड से रीजनिंग डेवलप नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, लेक्चर मेथड कैन नॉट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें पूछा है करेक्ट, यानी कि इसमें से तीन ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो हमें सारे ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, syllabus is a part of curriculum, syllabus is an annexure to curriculum, curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular universities, syllabus is not the same in all educational institution affiliated to a particular university, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सिलेबस जो एक यूनिवर्सिटी की सिलेबस सेम होती है। करिकुलम हर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग, करिकुलम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बताए जा सकते हैं। सिलेबस इज एन एनेक्स्चर ऑफ करिकुलम, नहीं, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ये सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या, इस ये सही है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which of the following, which of the two given option is of the level of understanding? इसमें से जो level of understanding, दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ये देखना है कि level of understanding कौन डिफाइन कर रहा है। डिफाइन नाउन, तो जैसे कि हमने देखा था मेमोरी, जैसे हमने टीचिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखा था, जैसे कि हमने अभी लेवल ऑफ टीचिंग देखी थी, तीन लेवल ऑफ टीचिंग देखा था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। उसमें हमने देखा था कि डिफाइन नाउन, किसी भी चीज की परिभाषा को हम कहाँ रखते हैं, तो मेमोरी में रखते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सी में आता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, जब हम
अपने शब्दों में किसी चीज को परिभाषित करने लग जाते हैं तो वो कहाँ आता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली बी। बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following options are main task of the research in modern society? मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च का मेन काम क्या होता है, ये देखते हैं। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, ये सही है कि नॉलेज को इनहेंस करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को यूज करते हैं, और या ज्ञान की में प्रगति के साथ तालमेल करने के लिए रिसर्च का मॉडर्न अप्रोच अपनाते हैं। टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, ये भी सही लग रहा है कि टू डिस्कवर द न्यू थिंग, नए चीजों को के खोज के लिए हम रिसर्च को अपनाते हैं। टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, नहीं ऐसा नहीं है। हम किसी भी रिसर्च, पहले किए हुए रिसर्च पे हम क्रिटिक नहीं कर सकते हैं। हम उसमें नया एड ऑन कर सकते हैं, नई चीजों को लिख सकते हैं, उसके ऊपर नई चीजों को खोज सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करने के लिए रिसर्च नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो नहीं होगा, यानी बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होना चाहिए। वैसे चौथा भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, पेपर में टाइम नहीं कम होता है, तो हमें अगर एक दो ऐसी चीज दिख जाती है जिससे हमें आंसर का पता चल जाए, तो हम फटाफट से लगा के आगे बढ़ जाते हैं। टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विद द ऑब्जेक्टिविटी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, what do you consider as the main aim of their interdisciplinary research? What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि interdisciplinary research होता क्या है, उसके बाद इसके आंसर हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। Interdisciplinary research is a mode of research by teams or individuals that integrate informations, data, technique, tools, perspective, concept, etc. theories from two or more disciplines or bodies for specialized knowledge. जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है, दो से अधिक लोगों की टीम के द्वारा किसी भी पहले किए हुए रिसर्च को के सूचनाओं को, डेटाओं को, तकनीकी ज्ञान से उसको इकट्ठा करके उस पे फिर से नए सिद्धांतों, उसके सिद्धांतों को एकीकृत करता है, और उसको उसमें फंडामेंटल रिसर्च होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको उसकी समझ को आगे बढ़ाने का काम करता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये सही होना चाहिए। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच, पहले हम और देख लेते हैं। टू रिड्यूस द एम्फेसाइज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, नहीं, सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि मौलिक समझ में उसमें सूचना, डेटा, उपकरण जो भी है उन सबको वो इंक्लूड करता है। टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, नहीं, टू ओवर सिंप्लीफाई प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च को ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करता। टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो नया कुछ क्रिएट नहीं करता। इसका सही आंसर क्या होगा, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज, साइंटिफिक मेथड क्या होता है रिसर्च में, रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का एम क्या होता है, इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, नहीं, एलिमिनेट इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, नहीं, एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस, कंफर्म ट्रायंगुलर्स, नहीं, कंफर्म ट्रायंगुलेशन भी नहीं होगा, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, ये भी नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस। जो रिसर्च साइंटिफिक मेथड जो होता है रिसर्च में, वो क्या होता है, एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशन। स्प्यूरियस का मतलब होता है कि किसी भी फेक चीज को, जो बनावटी हो, जो या मतलब फेक हो, जो कहीं और से लिया हो, जो नकली कह सकते हो, जो
अवैध कह सकते हो, इलीगल कह सकते हो, इनको एलिमिनेट करता है साइंटिफिक मेथड रिसर्च। साइंटिफिक मेथड से इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की गहराई को हम कैसे जज कर सकते हैं? टाइटल ऑफ द रिसर्च नहीं, टाइटल ऑफ किसी भी रिसर्च के टाइटल से हम उसकी डेप्थ को नहीं समझ अंडरस्टैंड कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ये भी नहीं हो सकता। उसके खर्चे से भी, किसी किसी रिसर्च में बहुत ज्यादा खर्चा होने के बाद भी हमें कोई उसका आउटकम नहीं मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च नहीं, इस ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। किसी भी रिसर्च, अच्छे रिसर्च की को समझने के लिए हम उसके उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो होता है जिसके थ्रू हमें कुछ नॉलेज प्राप्त हो, कुछ चीज सीखने को मिले। जैसे प्रिंट मटेरियल हो गया, जैसे हमारा बुक है, वो भी एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, क्योंकि वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर। हाँ, इसके थ्रू भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऑडियो कैसेट, यस, इसमें भी रिकॉर्डेड होता है। प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल में हमारा बुक्स वगैरह सब कुछ आ गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑनलाइन क्लासेस, जैसे अभी मैं जो क्लास ले रही हुई, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में आपके पास जाएगा। ऑडियो कैसेट, अब जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपेरेंसी, ये हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।